हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का नाम आपने सुना होगा, इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। हो सकता है आपने व्हीकल भी ड्राइव किया हो, इसके एडवांटेज क्या हैं वो भी आप जानते होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड सीएनजी का। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये होता क्या है। उससे पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट या फिर सीएमबीआर में क्या चेंजेस करने होते हैं जब हम कोई भी फ्यूल इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये फ्यूल हम व्हीकल्स में यूज करेंगे, और इसके लिए एक जनरल स्टैट्यूटरी रूल लाया जाता है। उस रूल को भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट ये आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में मेंशन है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड व्हीकल या रोड सेफ्टी, तो ये आप पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इसी से कोरिलेट करता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो HCNG होती है वो क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं और उसके साथ साथ चैलेंजेस क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते वीडियो। Educating today for better tomorrow. तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हम अचानक से HCNG के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। एक एक्सपेक्ट इसका जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है मोटर व्हीकल में, तो आपको जानना चाहिए। अगर आपके सिलेबस में ऐसा मेंशन है कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, और चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके GS, अगर आप कहीं पेपर दे रहे हो तो उस हिसाब से भी आपको जानना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इन्होंने फाइनल एक गजट पब्लिश किया जिसे हम बेसिकली GSR कहते हैं, जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स। जब कोई उनको चेंज करना होता है CMBR में, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 में, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया भी है डिटेल में इसको, तो वो बेसिकली GSR लेके आते हैं। तो यहाँ भी एक GSR लाया गया है। ये पावर उनको कौन देता है? ये पावर देता है मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 212, जो बेसिकली बात करता है पब्लिकेशन, कमिटमेंट, एनी रूल, नोटिफिकेशन कुछ भी आए तो वो बेसिकली इंपावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को, तो बेसिकली उन्होंने ये नोटिफिकेशन लेके आए। इस नोटिफिकेशन के थ्रू वो क्या चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? ये चेंज करेंगे CMBR के रूल 115 को। 115 क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली 115 में कई सारे सब सेक्शंस हैं, तो वहाँ पे सब सेक्शन को चेंज किया गया, जैसे 18, 19, 20, उसमें भी जो सब सेक्शंस हैं, क्लॉजेज हैं, बेसिकली वहाँ पे चेंज किया गया और वहाँ पे मेंशन किया गया यहाँ पे फ्यूल के बारे में, हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में। और ये बताया गया बेसिकली वहाँ पे जो फ्यूल्स है ना, उसके स्पेसिफिकेशन बताए जाते हैं कि कौन सा फ्यूल आपको यूज़ करना है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, BS आता है तो वहाँ पे बताया गया रहता है कितना एमिशन आप छोड़ सकते हो, क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके फ्यूल की। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बेसिकली ये चीज़ें इंसर्ट की गई वहाँ पे जो आपके रूल में चेंजेस किए गए। ये IS नंबर है, ये मैंने BIS की वेबसाइट से लिया है। आप भी चाहो तो ये कॉपी करके पेस्ट करोगे ना तो BIS की खुल जाएगी, वहाँ पे डिटेल मेंशन किया गया है। तो आप देखोगे ना कि ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट स्पेसिफिकेशन के लिए अमेंडमेंट में मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट है। तो ये बेसिकली BIS का एक तरह से नॉमेनक्लेचर है, और इसी नॉमेनक्लेचर को वहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया है कि अगर आप HCNG यूज करते हो तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप यहाँ से BIS की वेबसाइट से पढ़ भी सकते हो। अगर आपको हाइड्रोजन के बारे में और भी बहुत ज़्यादा कुछ जानना है, मतलब हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, हाइड्रोजन एज ए एनर्जी, तो आप कमेंट करके बताना, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि CMBR का जो चैप्टर 5 है उसका रूल 115 को अमेंड किया गया है। यहाँ पे 115 बात करता है एमिशन ऑफ स्मोक, वेपर, ETC फ्रॉम द मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल से एमिशंस कितने होंगे इसके बारे में वहाँ पे बात किया गया है। डिफरेंट फ्यूल्स हैं, उनके डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। तो चूंकि एक नया फ्यूल आ रहा था मोटर व्हीकल के लिए HCNG, तो इसको भी वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर की बात किया, उसकी डेट की और उसके जो नंबर है BIS का, इसके बारे में बात किया, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये बेसिकली एस्पेक्ट था CMBR 1989 को लेके। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये होती क्या है बेसिकली। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो अब हम बहुत ज़्यादा बात करने लगे हैं हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में, और हाइड्रोजन एज ए एनर्जी हम एक सेकेंडरी फ्यूल की तरह यूज़ करना चाहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में कि
पानी से व्हीकल चलेगी। पानी से व्हीकल चलाने का मतलब यही होता है कि वाटर क्या है, वाटर में हाइड्रोजन ही होता है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो जो हाइड्रोजन है बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। अब हाइड्रोजन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, हाइड्रोजन के सोर्स क्या हो सकते हैं, तो हाइड्रोजन का आपका सोर्स हो सकता है एक तो वाटर ही है, आप देख ही रहे हो H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है। दूसरा फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं, बायोमास हो सकते हैं, जहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो यूज़ करने के लिए। बट प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं अब इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट बहुत सारे रिसर्च इस पे चल रहे हैं। एक तो ये रीजन है कि बहुत ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है अगर हम इसको सेपरेट कर पाएँ तो। दूसरा इसका रीजन है कि यहाँ पे कार्बन फ्री ऑपरेशन होगा, मतलब चांसेज ही नहीं है, CO आएगा ही नहीं भाई। अगर कार्बन नहीं है तो CO गैस कहाँ से आएगी, अगर हाइड्रोजन बर्न होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, H2O आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीरो एमिशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्योर हाइड्रोजन हमको नहीं मिलता है, उसके साथ कुछ और भी होता है, तो थोड़े बहुत एमिशन भी आ जाएंगे। तो बेसिकली हम मूव कर जाएंगे, अगर हम हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं हम जीरो एमिशन की तरफ मूव कर जाएंगे। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनको हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिसके वजह से हम बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन के कुछ और एडवांटेज हैं, ये बहुत ही एक्सेलेंट एडिटिव होता है, ये कंबशन प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देता है। चूंकि इसको किसी फ्यूल में आप मिक्स भी कर दोगे तो ये उसके कंबशन प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देगा। इम्प्रूव क्यों करता है भाई, इसकी जो इग्निशन एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसके रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, हाईली रिएक्टिव होता है, इजीली रिएक्ट होगा, इजीली बर्न हो जाएगा। डिफ्यूसिविटी बहुत अच्छी होती है, बर्निंग वेलोसिटी बहुत अच्छी होती है। तो बहुत सारे क्वालिटी होते हैं इसमें, इसलिए यहाँ से पहले तो एमिशन नहीं होता, सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। दूसरी इतना स्मूथ इसकी बर्निंग है, ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा है। ऑक्टेन नंबर के बारे में हम आगे बात करेंगे जब इसका एडवांटेज डिस्कस करेंगे तो। और इसकी जो ब्लेंडिंग है CNG के साथ, जब आप इसको ब्लेंड कर देते हो तो आपको मिल जाता है हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इन शॉर्ट जो हम अब तक बात कर रहे थे ना कि हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती क्या है, तो ये हाइड्रोजन की एक तरह से ब्लेंडिंग है। इससे पहले आपने सुना होगा डीजल के, बायोडीजल से डीजल की ब्लेंडिंग के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत सारा उस पर रिसर्च भी चल रहा है और काफ़ी सारा काम हुआ है उस पर। उसी तरीके से हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ब्लेंड कर देंगे CNG के साथ। जब CNG के साथ ब्लेंड करेंगे तो जैसे हमने कहा कि ये काफ़ी अच्छा एडिटिव होता है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो उस हिसाब से अगर इसको हमने ब्लेंड कर दिया तो दो काम एक तो हुआ, एक तो हम कार्बन से धीरे धीरे हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि हम ब्लेंड करेंगे तो उस टाइप की टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसके यूज करने से जो CNG है ना, जो CNG है उसका जो एमिशन है, उसके एमिशन में 70% का डिडक्शन हो जाता है, और जो फ्यूल सेविंग है वो भी 5% बढ़ जाता है। वैसे आप पेट्रोल से CNG व्हीकल पे आ रहे हो तो आप देखे होगे कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो व्हीकल की एफिशिएंसी यहाँ पे और बढ़ जाती है 5%, और उसके साथ साथ आपका जो रिडक्शन है एमिशन में वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब ये जो ब्लेंडिंग है इसमें परसेंटेज भी होते होंगे डेफिनेटली, इससे पहले आपने ब्लेंडिंग जो पढ़े होंगे वहाँ पे परसेंटेज पढ़े होंगे कि कितना % की ब्लेंडिंग होती है। तो यहाँ पे इन जनरल जो ब्लेंडिंग होती है ना, ये होती है 4 to 9% हाइड्रोजन बाय द एनर्जी। अब यहाँ पे एक टर्म्स आ गया एनर्जी। एनर्जी में दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक तो हाइड्रोजन को अगर हम पर वेट कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन के पास अराउंड 3 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी होती है गैसोलीन से। ध्यान देना, हम यहाँ पे वेट से कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर सेम वेट का हम गैसोलीन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन के पास 3 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी होगी। वहीं पे हम वॉल्यूम से कंपेयर करें, दोनों सेम वॉल्यूम में हैं, तो हाइड्रोजन के पास अराउंड 4 टाइम के आसपास कम एनर्जी होती है। तो यहाँ पे हम एनर्जी के हिसाब से ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए कहीं पे हमको 100 जूल एनर्जी चाहिए तो हमने 10 जूल वहाँ पे हाइड्रोजन से ले लिया, बाकी 90 जूल हमने CNG से ले लिया। कुछ इस तरीके की ब्लेंडिंग होती है। अब ब्लेंडिंग के अपने अलग कंसर्न होते हैं, एडवांटेज होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जैसे मैंने कंसर्न कहा। अब हम इसके एडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं कि जो HCNG है उसका एडवांटेज क्या है। तो एक एडवांटेज ये है कि ऑलरेडी आप CNG पे व्हीकल को चला रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन और एकदम से आउट ऑफ टर्न टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करनी पड़ेगी HCNG लाने के लिए। तो एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे जो एमिशन है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है।
फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाती है, हमारा 5 to 7% तक फ्यूल सेव हो जाता है। दूसरी चीज़ हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है हैवी ड्यूटी व्हीकल के लिए, क्योंकि इसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। भाई जैसे ही ऑक्टेन नंबर बढ़ता है ना, आपको पता है नॉकिंग वॉकिंग ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। अगर हम ऑक्टेन नंबर की बात करें, वैसे तो आपको सबकी याद होनी चाहिए, डीजल की ऑक्टेन नंबर की बात करें तो ये 30 के आसपास होता है, और पेट्रोल या गैसोलीन की बात करें तो ये 90 से 95 के आसपास होता है। जनरल है, प्रीमियम है, उस पर डिपेंड करता है। प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन होता है 105 के आसपास, और अगर हम मेथेन की बात करें, मेथेन होती है कुछ 125 के पास। अब ये जो सीएनजी होती है, एक तरह से हम उसको मेथेन कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज वहाँ पे मेथेन का ही होता है। तो सीएनजी का कुछ होता है 125 से लेके 130 के आसपास इसका ऑक्टेन नंबर होता है। अगर हम H2 की बात करें, मतलब हाइड्रोजन की बात करें, तो इसका इससे ज़्यादा होता है, मतलब 130 से ज़्यादा होता है ऑक्टेन नंबर। तो एक तो ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, आपके इंजन की नॉकिंग, बेसिकली हम ऑक्टेन नंबर जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है नॉकिंग वर्ड, तो नॉकिंग कम हो जाएगी आपकी। और एमिशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, किसी भी टाइप के एमिशन को ये ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका कंसर्न क्या है या फिर इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं। तो पहला चैलेंज तो यही आता है कि ब्लेंड कैसे करोगे, आप दोनों को मिलाओगे कैसे। तो ब्लेंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसके डिफिकल्टीज की वजह से इसके प्राइस बढ़ जाते हैं, मतलब सीएनजी का जो प्राइस होता है उससे एससीएनजी का प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। तो एक तो ये चैलेंज है कि हम ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करें ताकि ब्लेंडिंग ईजी हो जाए, तो एक्सपेंसिव ना रहे वो। दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। जब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बर्निंग बहुत तेज होती है, तो जो कंबसन टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, डेफिनेटली उसका एक मीन टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर तक ये फ्यूल बर्न होता है, तो उस हिसाब से हम उस इंजन को डिज़ाइन करते हैं। तो थोड़ा सा आपको डिज़ाइन मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि चांसेज है यहाँ पे कि टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। अब दूसरी चीज़, जब आपको ब्लेंडिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, थोड़ी सी व्हीकल के इंजन की टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा कि आप उस टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाओगे। तो डेफिनेटली कोई भी नई चीज़ आप ऐड करते हो तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबके पास नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है इसको आप एक एग्जांपल से समझ लो कि हमारे यहाँ एक छोटा से छोटा टॉय भी होता है ना, जो बच्चों को खेलने के लिए आता है, वो भी चाइना से हम इंपोर्ट करके लाते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इतना पुअर है कि हम अपने यहाँ वही टॉय बनाएं तो वो हमें महंगा पड़ता है, यहाँ का प्रोडक्शन वो हमें सस्ता पड़ता है कि हम उसको चाइना से इंपोर्ट करके लाएं इतना दूर से। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना सोफिस्टिकेटेड है, टेक्नोलॉजी कैसी है, आपके पास मशीनरी कैसी है, उसका मेंटेनेंस करने के लिए कोई है कि नहीं, खराब हुई तो कितने दिन खराब रहेगी, कितना जल्दी बनेगी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग इंजीनियर हो, ये जान सकते हो इसके एस्पेक्ट को। दूसरा चीज़ है कि हमको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन पे तो हमेशा काम चलता रहता है, परसेंटेज कितना रखना है, ये सारी चीज़ें। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।